सुरक्षा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। सुर्खियों में क्यों? रक्षा मंत्रालय MOD रक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया है। यह समिति DRDO के कामकाज की समीक्षा करेगी तथा इसके कार्यों को पुनर्निर्धारित और पुनर्परिभाषित करने के संबंध में सुझाव देगी। अन्य संबंधित तथ्य। गौरतलब है कि निम्नलिखित कारकों के चलते DRDO में सुधार करना आवश्यक हो गया है। DRDO मिशन मोड परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप समय और लागत में भारी बढ़ोतरी होती है। इस तरह की देरी के कारण उत्पादों का यथोचित समयानुकूल उपयोग नहीं हो पाता है और तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ता है। रक्षा स्वदेशीकरण संबंधी ट्रिलेमा। उच्च गुणवत्ता, कम लागत और शीघ्र प्राप्ति के समाधान की आवश्यकता ने भी प्रशासनिक, कार्मिक और वित्तीय प्रणालियों के सुव्यवस्थित आधुनिकीकरण को जरूरी बना दिया है। DRDO के अप्रभावी कामकाज हेतु उत्तरदायी कारण। यह उन परियोजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने में असफल रहा है जिनमें कई एजेंसियां शामिल होती हैं। अलग अलग समितियों द्वारा अपर्याप्त निगरानी और आवश्यकताओं को बार बार बदलना, परीक्षण चरण के दौरान अभियांत्रित प्रोटोटाइप में बदलाव की सिफारिश के कारण निर्धारित अवधि और लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है। अनावश्यक घटकों पर कार्य करना, अप्रचलित प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणाम स्वरूप प्रयासों की निरर्थकता में बढ़ोतरी होती है। इससे मौजूदा प्रौद्योगिकियों या उपकरणों के द्वारा उपयोग की संभावना बढ़ जाती है। DRDO का नौकरशाहीकरण। DRDO में परिणाम और निष्पादन की तुलना में प्रक्रियात्मक पहलुओं पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें एक ऐसे वैज्ञानिक कार्य परिवेश का सृजन हुआ है जिसमें सावधानी, नियम, समीक्षा, केंद्रीकरण, अल्प संचार आदि पर अनावश्यक फोकस बढ़ गया है। एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा की कमी। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है और रक्षा प्रौद्योगिकियों में कोई विशेषज्ञता नहीं रखने वाले सामान्य नौकरशाहों की मुख्य भूमिका बनी हुई है। इससे DRDO द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की सीमित प्रभावशीलता का भी मुद्दा पैदा होता है। आगे की राह। नई रक्षा तकनीकी औद्योगिक कंसोर्टियम में संरचना का निर्माण। इसका उद्देश्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण अवधारणा, रणनीति और संरचना को एकीकृत करना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, भारत। DRDO के बारे में। यह रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास शाखा है। इसका विजन अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ राष्ट्र को सशक्त बनाना है। मिशन, युद्ध के प्रभाव को अपने पक्ष में करने के लिए रक्षा बलों को नवीन तकनीकी समाधान प्रदान करना, सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करना, विकसित किए गए प्रमुख उत्पाद सिस्टम, अग्नि और पृथ्वी श्रेणी की मिसाइलें, ब्रह्मोस, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली, आकाश, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला, मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन, MK-1 आदि। इसमें रक्षा उद्योग में एक तीसरी शक्ति अर्थात निजी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक नवाचारों को पोषित करने हेतु आईडेक्स जैसे परिवेश को कंसोर्टियम के अधीन लाना चाहिए।
एक शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, जो क्षमता विकास योजना पर विशेष फोकस करे। इससे प्रसिद्ध सैन्य नेतृत्वकर्ताओं और वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए। अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों, प्रयोगशालाओं, शिक्षाविदों और उद्योगों के सहयोग से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। सैन्य मामलों के विभाग के भीतर एक नए त्रिसेवा प्रभाग का गठन किया जाना चाहिए। यह कदम क्षमता विकास और रक्षा अनुसंधान एवं विकास के एकीकरण की दिशा में रक्षा अनुसंधान के प्रबंधन एवं निगरानी सुनिश्चित करेगा। प्रक्रियात्मक उपाय: कोई भी संशोधन सुधार प्रोटोटाइप चरण में ही किया जाना चाहिए। उत्पादन स्तर पर संशोधन से बचना चाहिए। किसी भी चूक से बचने के लिए कई एजेंसियों को शामिल करने वाली परियोजनाओं में प्रभावी सिंक्रनाइजेशन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। डीआरडीओ की अनुपयोगी प्रयोगशालाओं और परियोजनाओं को बंद कर देना चाहिए। इससे बड़ी मात्रा में भू परिसंपत्ति प्राप्त होगी, जिसका मौद्रीकरण किया जाना चाहिए। इस मौद्रीकरण से प्राप्त धनराशि से एक कोष की स्थापना की जा सकती है, जिससे नौचारों का वित्त पोषण किया जा सकेगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सुर्खियों में क्यों? हाल ही में गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि पिछले 13 वर्षों में सीएपीएफ के 1532 जवानों ने आत्महत्या की है। सीएपीएफ के बारे में वर्तमान में 7 अलग अलग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन कार्यरत हैं। ये 7 बल निम्नलिखित हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, इसका गठन 1963 में भूटान और नेपाल से लगी भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया गया था। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, इसका गठन 1965 में किया गया था। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगने वाली भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करता है। यह नक्सल रोधी अभियान, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान, आपदा प्रबंधन और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में भी योगदान करता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इसे भारत चीन सीमाओं की सुरक्षा के लिए 1962 में गठित किया गया था। असम राइफल्स, इसे ब्रिटिश चाय बागानों की सुरक्षा के लिए 1835 में कछार लेवी के रूप में गठित किया गया था। हालांकि 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। यह भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करता है। इस पर दोहरा नियंत्रण है। इसका प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, जबकि परिचालनात्मक नियंत्रण भारतीय थल सेना के पास है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, इसे विधि के शासन, लोक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 1939 में गठित किया गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसे कुछ संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एकीकृत सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए 1969 में गठित किया गया था। सीआईएसएफ महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, स्मारकों, हवाई अड्डों, परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों और दिल्ली मेट्रो को भी सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी विविध आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक संघीय आकस्मिक बल के निर्माण हेतु इसे 1986 में गठित किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम के एसएएस और जर्मनी के जीएसजी-9 की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसका मुख्य कार्य देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के सभी पहलुओं गतिविधियों से निपटना है। सीएपीएफ की समस्याएं:
बड़ी संख्या में पदों की रिक्तियां मौजूदा सैन्य बलों पर बोझ उत्पन्न करती हैं और देश की सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। तनाव प्रबंधन की कमी के कारण बड़ी संख्या में आत्महत्या जैसी घटनाएं घटित होती हैं। साथ ही इसमें कर्मियों के बीच झड़पों की संख्या में भी वृद्धि होती है। सशस्त्र बलों का नौकरशाहीकरण और पदोन्नति की दर में गिरावट। सामान्य सीएपीएफ्स में शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। इससे सुरक्षा बलों पर निराशाजनक प्रभाव पड़ता है और उनकी प्रभावशीलता भी प्रभावित होती है। मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र का मौजूद न होना। खराब बुनियादी ढांचा जैसे कि सीमा चौकियों बीओपीज पर विद्युत का अभाव कामकाजी परिस्थितियों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। आधुनिक हथियारों की कमी। सीएपीएफ्स आधुनिक हथियारों, वस्त्रों और उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। साथ ही ऐसा माना गया है कि इनकी खरीद प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है और इनकी खरीद में बहुत अधिक समय लग जाता है। राज्यों की मांग। राज्यों में कानून और व्यवस्था के मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सीएपीएफ्स पर अत्यधिक निर्भर हैं। सीएपीएफ्स के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। राज्य में विशेष बल कानून और व्यवस्था को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए राज्यों को अपने स्वयं के सैन्य बल का गठन करना चाहिए। साथ ही पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करके अपने मौजूदा पुलिस बल को सशक्त करना चाहिए। प्रशिक्षण विधियों को उन्नत बनाना। प्रशिक्षण विधियों में नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार सुधार करना चाहिए और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अपडेट किया जाना चाहिए। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। सीएपीएफ्स में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए और उनके लिए एक अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। अग्निवीरों को शामिल करना। सीएपीएफ्स में अग्निवीरों को शामिल करने हेतु उनके लिए निर्धारित 10% आरक्षण के मौजूदा प्रावधान को सभी सीएपीएफ्स में ठीक से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिक्तियों को भरने के लिए अलग अलग अभियानों को संचालित किया जाना चाहिए। शिकायत निवारण। एक ऐसे दक्ष शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित किया जाना चाहिए जो पदोन्नति में देरी, कार्मिकों के बीच टकराव और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मुद्दों का निपटान करने में सक्षम हो। बल को तनाव मुक्त करना। कार्मिकों के मनोबल और कल्याण में सुधार के लिए विशेष आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही उनके तनाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाया जाना चाहिए। अंतर सेवा संगठन। ये पहले डेटा बैंक। सीएपीएफ्स में कुल स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 11 लाख है। सीएपीएफ्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 3.76% है। सीएपीएफ्स में लगभग 83,000 पद खाली हैं। अंतर सेवा संगठन यानी कि कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 को संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी प्रदान कर दी है। पृष्ठभूमि। भारत में कई अलग अलग अंतर सेवा संगठन मौजूद हैं, जैसे अंडमान और निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी एवं संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज आदि। वर्तमान में संबंधित सेवाओं की रक्षाकर्मी वायु सेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। हालांकि उपर्युक्त आईएसओ के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को अन्य सेवाओं से संबंधित कर्मियों पर अनुशासनात्मक या प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया गया है।
परिणाम स्वरूप आईएसओ में सेवारत कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रक्रिया अत्यंत बोझिल है तथा इसे पूरा करने में अत्यधिक समय लगता है। साथ ही यह वित्तीय लागत को भी बढ़ा देती है। अतः इन स्थितियों में आईएसओ के इन अधिकारियों को उनकी कमान के तहत सेवारत कर्मियों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता को बल मिला है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र। अंतर सेवा संगठन आईएसओ को परिभाषित करना। इसे संयुक्त सेवा कमान सहित सैनिकों के एक ऐसे दल के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 या उक्त अधिनियमों में से किन्हीं दो के अधीन सेवारत कर्मी शामिल हैं। केंद्र द्वारा आईएसओ का गठन। विधेयक में आईएसओ के गठन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार तीनों सेवाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में से कम 2 सेवाओं से संबंधित कर्मियों से युक्त एक आईएसओ का गठन कर सकती है। इसमें संयुक्त सेवा कमान को भी शामिल किया जा सकता है। कमांडर इन चीफ को सशक्त बनाना। यह विधेयक आईएसओज के कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड को उनकी कमान के अधीन कार्यरत सेवा कर्मियों के अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी सेवा में शामिल हों। मौजूदा संगठनों को बनाए रखना। इस विधेयक के अनुसार पहले से मौजूद आईएसओज और उनके संबंधित कमांडर अपने कार्य को जारी रखेंगे। मौजूदा आईएसओज में अंडमान एवं निकोबार कमान, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी शामिल है। केंद्र सरकार का अधीक्षण। आईएसओ का अधीक्षण करने का प्राधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होगा। सरकार ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या जनहित के आधार पर निर्देश भी जारी कर सकती है। केंद्र सरकार के अधीन अन्य बल। केंद्र भारत में स्थापित और संचालित किसी भी बल को अधिसूचित कर सकता है जिस पर यह विधेयक लागू होगा। मामलों का शीघ्र निपटान और व्यापक एकीकरण। किए गए प्रावधान से मामलों के निपटान में तेजी आएगी और सशस्त्र बल कर्मियों के बीच बेहतर एकीकरण एवं ज्वाइंटमैनशिप यानी थिएटराइजेशन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। संक्षिप्त सुर्खियां। मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार। संचार मंत्रालय ने 2 मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा सुधार पेश किए हैं। ये सुधार संचार साथी पोर्टल के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। सुधार। पॉइंट ऑफ सेल पंजीकरण सुधार। लाइसेंस धारकों द्वारा फ्रेंचाइजी एजेंटों और वितरकों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा। इसके जरिए ऐसे फर्जी पॉस को खत्म किया जा सकेगा जो धोखाधड़ी करके असामाजिक राष्ट्र विरोधी तत्वों को सिम जारी करते हैं। केवाईसी सुधार। जनसांख्यिकीय विवरण अनिवार्य रूप से प्रिंटेड आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके प्राप्त किया जाएगा। संचार साथी पोर्टल की मदद से मोबाइल ग्राहक अपने नाम पर पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन का पता लगा सकते हैं, चोरी, खोए हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे ब्लॉक कर सकते हैं इत्यादि। एकॉस्टिक साइड चैनल अटैक्स। लैपटॉप के उपयोग ने ASCII's के दायरे को बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैपटॉप के सभी मॉडल्स में एक जैसा कीबोर्ड होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम डीप लर्निंग द्वारा विश्लेषण को आसान बनाता है। ASCII एक प्रकार का साइबर अटैक है।
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके बटन दबाए जाने की स्ट्रोक्स से उत्पन्न ध्वनि के विश्लेषण द्वारा पासवर्ड को डिकोड किया जा सकता है। साइड चैनल अटैक SCA एन्क्रिप्शन विधि में उपयोग की जाने वाली सहायक प्रणालियों के विश्लेषण के आधार पर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को हैक करने का एक तरीका है। सहायक प्रणालियों में विद्युत चुंबकीय तरंगें, बिजली की खपत, कीबोर्ड की ध्वनि, प्रिंटर आदि शामिल हैं। स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारतीय वायुसेना को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हो गई हैं। स्पाइक NLOS को रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स के बेड़े के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने विकसित और डिजाइन किया है। यह स्पाइक मिसाइलों की छठी पीढ़ी से संबंधित है। विशेषताएं: यह लंबी दूरी से पहाड़ों के पीछे छिपे शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मारक सीमा 25 किलोमीटर है। यह दागों एवं भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित एक हल्की मिसाइल है। यह एक सामरिक सुस्पष्ट निर्देशित मिसाइल है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और फाइबर ऑप्टिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार माउंटेन भारतीय सेना ने दुश्मन की आर्टिलरी का पता लगाने और अपनी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वाति WLR-M को शामिल किया है। यह एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फ्यूज्ड एरे रडार है। इसे विशेष रूप से पहाड़ी और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने विकसित किया है। स्वाति रडार का एक अन्य वर्जन WLR प्लेन्स है। WLR-M मोटर, रॉकेट लॉन्चर आदि का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए एडवांस्ड सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करता है। साथ ही सटीक आर्टिलरी हमलों के लिए भारत की ओर से फायर ट्रैजेक्टरी, गोला मोर्टार आदि दागने के लिए सटीक दिशा का भी पता लगाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और तुरंत तैनात किया जा सकता है। ये विशेषताएं इस रडार को सेना की बदलती परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में सक्षम बनाती है। अस्त्र मिसाइल। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली है और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। प्रमुख विशेषताएं: रेंज MK1 संस्करण के लिए 80 से 110 किलोमीटर और MK2 संस्करण के लिए 160 किलोमीटर, ऊंचाई 20 किमी तक, अधिकतम गति मैक 4.5 तक है। प्रिंटेड बम 3D प्रिंटेड बम। हाल ही में यूक्रेन ने गोला बारूद की कमी से निपटने और अपनी जवाबी कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए 3D प्रिंटेड बमों का निर्माण करने का फैसला किया है। यूक्रेन के हथियार निर्माता गोला बारूद की तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिए विनिर्माण के विभिन्न मॉडलों की तलाश कर रहे हैं। देश और विदेश में प्रचलित 3D प्रिंटेड मॉडल उनमें से एक है। एक स्वचालित मशीन 3D प्रिंटर का उपयोग करके पहले इनकी आवरणों का निर्माण किया जाता है और फिर युद्ध के मैदान में उपयोग
करने से पहले इन्हें C4 विस्फोटकों और छर्रों से भर दिया जाता है। इन बमों को कैंडी बम के नाम से भी जाना जाता है। कैंडी बम सस्ते और प्रभावी होते हैं। इसके अलावा यह विभिन्न आकारों में आसानी से निर्मित किए जा सकते हैं, जो ड्रोन ऑपरेटर्स को एक दिए गए मॉडल की पेलोड क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करता है। सैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स 23 यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच आयोजित एक द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों पर समुद्री अभ्यास है। ब्राइट स्टार 23 यह मिस्र में आयोजित एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। भारतीय वायुसेना इसमें पहली बार हिस्सा ले रही है। इसमें भाग लेने वाले अन्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर शामिल हैं। अब यहाँ से इन्वायरमेंट वाला सेक्शन शुरू होता है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष सुर्खियों में को हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF की 7वीं सभा में GBFF का अनुसमर्थन कर इसकी शुरुआत की गई। कुल्मिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कुल्मिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन COP15 में अपनाया गया था। इसे आईची जैव विविधता लक्ष्य की जगह लागू किया गया है। गौरतलब है कि आईची जैव विविधता लक्ष्य की समय सीमा 2020 निर्धारित की गई थी। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसमें 2050 तक के लिए 4 गोल्स और 2030 तक के लिए 23 टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं। 2050 तक हासिल किए जाने वाले 4 व्यापक गोल्स में शामिल हैं: मानव जनित गतिविधियों के चलते प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना, लाभों के न्यायसंगत साझाकरण को सुनिश्चित करना, जैव विविधता के संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना, प्रतिवर्ष $700 बिलियन जुटाकर जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण में मौजूदा अंतर को समाप्त करना। इस दशक हेतु अर्थात 2030 तक तत्काल कार्रवाई के लिए 23 कार्रवाई उन्मुख वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख टारगेट्स 2030 तक 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र 30x30 का संरक्षण करता है। 2050 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों की प्रसार दर को कम करना, वैश्विक स्तर पर खाद्य की बर्बादी को आधा करना, जैव विविधता के नजरिए से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को होने वाले नुकसान को कम कर शून्य तक लाना, हानिकारक सरकारी सब्सिडी में वार्षिक आधार पर $500 बिलियन तक की कटौती करना, प्रतिवर्ष कम से कम $200 बिलियन जुटाते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण में कमी की भरपाई करना। GBFF के बारे में उद्देश्य GBFF का उद्देश्य कुल्मिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्तपोषित करना है। गवर्नेंस GBFF परिषद में सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित रूप में होगा: विकासशील देशों से 16, विकसित देशों से 14, मध्य और पूर्वी यूरोप एवं पूर्व सोवियत संघ के देशों से 2 सदस्य। GBFF परिषद के निर्णय GEF में मूल दस्तावेज के अनुसार सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। वित्तीय प्रबंधन विश्व बैंक को GBFF के ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। GBFF की स्थापना निम्नलिखित की तर्ज पर की जाएगी: पारदर्शिता के लिए क्षमता निर्माण पहल, ट्रस्ट फंड,
अल्पविकसित देश निधि, विशेष जलवायु परिवर्तन निधि, नागोया प्रोटोकॉल कार्यान्वयन कोष। धन फंड का आवंटन। जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 20% धनराशि देशज लोगों और स्थानीय समुदाय द्वारा आरंभ की गई पहलों के समर्थन हेतु दी जाएगी। लघु विकासशील द्वीपीय देशों और एलडीसीज को सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें कोष के संसाधनों का 1/3 से अधिक हिस्सा प्रदान किया जाएगा। जीबीएफएफ के वित्त पोषण के स्रोत सरकारी दान से प्राप्त राशि, निजी क्षेत्रक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान आदि। जीबीएफएफ का महत्व। वित्त पोषण का एक नया स्रोत इसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता को पहुंचने वाली क्षति को रोकना और जैव विविधता का पुनरुद्धार करना है। देशज लोगों की भागीदारी को लेकर प्रतिबद्धता। स्थलीय और महासागरीय क्षेत्रों का लगभग 25% भाग देशज लोगों एवं स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। साथ ही इन क्षेत्रों में पृथ्वी की लगभग 80% जैव विविधता मौजूद है। जीबीएफएफ में देशज समुदायों के मामले में निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता दी गई है। प्राचीन काल में ही वनों और जैव विविधता की रक्षा करते आ रहे देशज समुदायों के अधिकारों का सम्मान करना। वनों और जैव विविधता के संरक्षण में देशज समुदायों की भागीदारी को स्वीकार करना। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप इनमें से 3 प्रत्यक्षतः पर्यावरण से और शेष जैव विविधता से संबंधित है, जैसे एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई, एसडीजी 14 जलीय जीवन का संरक्षण करना और एसडीजी 15 स्थलीय जीवन का संरक्षण करना। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जीईएफ हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। उत्पत्ति। इसकी स्थापना 1991 में एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय कोष के रूप में हुई थी। इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के लिए हितकारी पहलों को साकार करना है। उद्देश्य। एक वित्तीय तंत्र के रूप में 4 प्रमुख स्रोतों को कवर करने वाली परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को धन प्रदान करना। ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जल और ओजोन क्षरण। कार्यान्वयन एजेंसियां: विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप। सदस्यता 165 सदस्य देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है। अन्य प्रमुख तथ्य। सामान्य नीतियों की समीक्षा करने के लिए जीईएफ की बैठक प्रत्येक 3 से 4 वर्षों में होती है। जीईएफ निम्नलिखित 5 अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। पहला, जैव विविधता अभिसमय। दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तीसरा, दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय। चौथा, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। पांचवा, पारे पर मिनामाता अभिसमय। हालांकि जीईएफ औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, फिर भी यह अर्थव्यवस्था के मामले में संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे देशों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है। निष्कर्ष। मौजूदा समय को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि सभी देश बहुपक्षीय विकास बैंक, निजी क्षेत्र और दान करने वाले निकाय तत्काल और पर्याप्त मात्रा में जीबीएफएफ में योगदान करें। इससे जीबीएफएफ को पूरी तरह से संचालित किया जा सकेगा। इससे मॉन्ट्रियल में आयोजित COP15 के तहत निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। भारतीय हिमालय क्षेत्र में असंधारणीय पर्यटन सुर्खियों में क्यों? हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति
ने सरकार से भारतीय हिमालय क्षेत्र में विनाशकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करने की सिफारिश की है। अन्य संबंधित तथ्य: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि IHR में पर्यटकों की गतिविधियों में हो रही अत्यधिक वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन और अवैध निर्माण जैसे कार्यों को बढ़ावा मिला है। इसमें होमस्टे, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, होटल, रेस्तरां और अन्य प्रकार के अतिक्रमण शामिल हैं। IHR से जुड़े जोखिम: भूभौतिकीय हिमालयी क्षेत्र विवर्तनिक रूप से एक सक्रिय क्षेत्र है, साथ ही यह अधिकांशतः असंगठित और अर्ध-संगठित पदार्थों से भी बना हुआ है। यह क्षेत्र अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी जैसी नदियों द्वारा घाटियों में होने वाले अधोमुखी कटाव से प्रभावित होता रहा है। वर्षा, बादल फटने और बर्फ के पिघलने के कारण पहाड़ियों की ढलानों से नीचे की ओर मलबे से युक्त तीव्र जल प्रवाह और जल के रिसाव के चलते भू-अवतरण, भूमि का धंसना जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इसका सबसे हालिया उदाहरण उत्तराखंड का जोशीमठ है। सामाजिक आर्थिक पहाड़ी ढलानों पर कृषि चराई, निर्माण कार्य आदि के लिए वनों की कटाई से हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं में वृद्धि हुई है। टिहरी गढ़वाल जिले में टिहरी बांध, जलाशय जैसी अलग अलग मेगा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के कारण जल का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ है। बढ़ता पर्यटन: IHR में हर साल लगभग 10 करोड़ पर्यटक जाते हैं और 2025 तक यह संख्या बढ़कर 24 करोड़ होने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में संसाधनों पर काफी दबाव बढ़ेगा। नीति आयोग के अनुसार पर्यटन उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम जैसे कई राज्यों के GSDP में 10% से अधिक का योगदान देता है। IHR में हो रहे असाधारणीय पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां: अवशिष्ट सृजन: 2018 में प्रकाशित नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार IHR राज्यों में पर्यटन से प्रतिवर्ष लगभग 8.395 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसके अलावा अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, निपटान और पुनर्चक्रण के मामले में असंगठित व्यवस्था से यह समस्या और विकराल हो जाती है। इससे जल संभर और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। वन और जैव विविधता: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल, सड़क और पुलों आदि का निर्माण करने के लिए कई बार वनों की कटाई की जाती है, जिससे वनावरण का ह्रास होता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की हानि से जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हैं। शिमला में पहाड़ क्यों दरक रहे हैं? जलवायु स्मार्ट और संरचना के विकास का अभाव: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एडवोकेट चेंबर्स और नए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का निर्माण महत्वपूर्ण झरनों और जलीय प्रवाह के मार्गों पर किया गया है। इसके अलावा शिमला के लिए योजना बनाने का कार्य हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधीन नगर और ग्राम योजना विभाग द्वारा किया जाता है। अतः इस कार्य में निर्वाचित स्थानीय सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है और यह विभाग लोकतांत्रिक निगरानी के अभाव में काम करता है। इसके अलावा शिमला विकास योजना में किसी भी जलवायु कार्य योजना को शामिल नहीं किया गया है। SDP संबंधी मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। भू परिदृश्य: पारंपरिक
पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक बुनियादी ढांचे की जगह नई अवसंरचना के विकास से अनुपयुक्त, बेतरतीब एवं जोखिमपूर्ण निर्माण को बढ़ावा मिला है। पर्यटन की मौसमी प्रकृति। अलग अलग मौसमों के दौरान पर्यटन संबंधी गतिविधियों में होने वाले उच्च उतार चढ़ाव के चलते अत्यधिक भीड़, सेवाओं की कीमत में वृद्धि जैसी कई चुनौतियों को बढ़ावा मिला है। सामाजिक सांस्कृतिक। व्यापक संख्या में पर्यटकों के आगमन से सांस्कृतिक ताने बाने और सामूहिक बोध को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। आगे की राह। योजना कार्यान्वयन और निगरानी। संधारणीय पर्यटन के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इसमें पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषय को मुख्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही उसे तैयार करने में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नीति और विनियम। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को प्रभावी रूप से लागू करते हुए अपशिष्ट की मात्रा को लगभग शून्य करने पर जोर दिया जाना चाहिए। पर्यावरण संबंधी दक्षता और कार्बन उत्पादन एवं प्रमाणन के आधार पर पर्यटन संबंधी सेवा प्रदान करने वालों का पर्यावरणीय ऑडिट किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय मापदंडों के अनुरूप पर्यटन आधारित उद्यमों के लिए एकल प्रमाणन योजना और इको लेबलिंग को लागू किया जाना चाहिए। इसमें प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। भूपरिदृश्य की स्पष्ट जोनिंग। हितधारकों के हितों के अनुरूप व नक्शे के आधार पर भूमि उपयोग योजना में विशेष स्थलों की निगरानी जरूरत पड़ने पर आवश्यक हस्तक्षेप और मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता मिलेगी। संस्थान और प्रक्रियाएं। गंतव्य स्थल और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकीकृत योजना एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्विभागीय तालमेल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एसडीजी लक्ष्यों और संकेतकों के अनुरूप पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन संबंधी रणनीतियों, उपलब्धियों एवं विद्यमान समस्याओं पर सक्रिय रूप से नजर रखनी चाहिए तथा इन सब की सार्वजनिक रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बजाय कहीं और निवेश करने के लिए जलवायु स्मार्ट बुनियादी ढांचे को तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा रणनीतिक तरीके से पर्यावरणीय मूल्यांकन, जलवायु जोखिम संबंधी प्रकटीकरण आदि उपायों की सहायता से परियोजनाओं और नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए। वित्त और बाजार। पर्यावरण प्रमाणन के आधार पर पर्यावरणीय सेवाओं पर हरित उपकर लगाया जाना चाहिए। पर्यटन हेतु अलग अलग साइट्स को बढ़ावा देने तथा कुछ चुनिंदा पर्यटन साइट्स पर उमड़ने वाली भीड़ को कम करने के लिए नए पर्यटन सर्किट एवं पैकेजों का निर्माण किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट माउंटेन टूरिज्म डेस्टिनेशन बिजनेस प्लान तैयार किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी। प्रभावी प्लानिंग के लिए अग्रलिखित उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। IHR में पर्यटन संबंधी उपग्रह आधारित डेटा तैयार करना, एक साथ कई खतरों से ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करना, प्रमुख नदी घाटियों का भू-आकृति विज्ञान संबंधी मानचित्र तैयार करना आदि। क्षमता निर्माण। सक्रिय मीडिया अभियान और पर्यटन सूचना केंद्रों की सहायता से IHR को लेकर जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। वाटर ट्रेडिंग।